हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज़ की फोर्थ थ्योरी, जिसे हम हेक्स्चर-ओहलिन्स फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, यानी कि ये थ्योरी HO थ्योरी भी कही जाती है। तो अब हम इस पर डिस्कस करते हैं कि ये थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में क्या बताती है। The Heckscher-Ohlin theorem is one of the four critical theorems of the Heckscher-Ohlin model, developed by Swedish economist Ali Heckscher and Bertil Ohlin, his student. In the two-factor case, it states a capital abundant country will export the capital intensive goods, while the labor abundant country will export the labor intensive goods. इसका मतलब ये हुआ कि दो स्टेट्स हैं, उन दोनों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड कैसे किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कंट्री है जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, अबेंडेंट है वो कंट्री कैपिटल के मामले में, तो वो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करेगा। वहीं पर अगर कोई कंट्री है वो लेबर अबेंडेंट है, यानी कि लेबर वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में है, तो वो लेबर ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर प्रोडक्ट्स को बना सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ पर कम आएगी। अब इसका एग्जांपल हम USA और इंडिया का दे सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं USA जहाँ पर कैपिटल अबेंडेंट है, कैपिटल ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो USA में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स होगा, है ना। वो उस प्रोडक्ट को बनाकर एक्सपोर्ट करेंगी, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करना उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। वहीं पर दूसरी कंट्री हम इंडिया को लेते हैं। इंडिया में लेबर इंटेंसिव वर्क होता है, यानी कि लेबर यहाँ पर चीपेस्ट मिल जाता है, क्योंकि लेबर ज़्यादा है ना। तो इंडिया में लेबर ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा जहाँ पर लेबर ज़्यादा लगे, क्योंकि लेबर यहाँ पे कम वेजेस में मिल जाते हैं, इस वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी एज़ कंपेयर टू कैपिटल का यूज़ अगर वो कर रही है। तो a capital abundant country will export the capital intensive goods, while the labor abundant country will export the labor intensive goods. The critical assumption of the Heckscher-Ohlin model is that the two countries are identical. दो कंट्री होंगी वो identical होंगी except for the difference in resource endowments. एक्सेप्ट हो रहा है सिर्फ किस में, रिसोर्स एंडाउनमेंट्स में, जो संसाधन वो जुटाएंगे उसमें। दिस आल्सो इम्प्लाइज दैट द एग्रीगेट प्रेफरेंस आर द सेम। The relative abundance in capital will cause the capital abundant country to produce the capital intensive good cheaper than the labor abundant country and vice versa। जैसे हमने बताया कि जहाँ पर कैपिटल अगर अवेलेबल है ज़्यादा, तो कैपिटल वाले गुड्स को प्रोड्यूस अगर कर रहा है ना, जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा लग रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो क्या होगा कि भाई उसको वहाँ पर वो प्रोडक्ट बनाने में कम कॉस्ट लगेगी, और जहाँ पर लेबर ज़्यादा है तो उनका अगर यूज़ कर रही हैं तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी, है ना। तो दोनों एक दूसरे में ट्रांजैक्शन रिसोर्सेज के बेसिस पे करेंगे कि जहाँ पर जो ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल है उसका यूज़ करके वो प्रोडक्ट्स को बनाएं और ट्रांजैक्शन करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये आपका हेक्स्चर-ओहलिन का स्टार्टिंग थी। अब हम बात करते हैं कि किस बेसिस पर ट्रेड अलाउ होगा। तो वंस ट्रेड इज़ अलाउड, प्रॉफिट सीकिंग फर्म्स विल मूव देयर प्रोडक्ट्स टू द मार्केट्स that have temporary higher price as a result। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि the capital abundant country will export the capital intensive goods, and second is the labor abundant country will export the labor intensive goods। So the HO theory, यानी हेक्स्चर-ओहलिन थ्योरी को हम HO थ्योरी भी बोलते हैं। दी HO थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एक्सेप्ट दैट इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज
takes place because different countries have different factor endowments, है ना. अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रिसोर्सेज हो सकते हैं जो ज़्यादा हो, और हो सकता है उसी कंट्री में दूसरा रिसोर्स कम मात्रा में अवेलेबल हो. तो इस थ्योरी के हम अजम्पशंस देखते हैं, क्या क्या अजम्पशंस हैं, मान्यताएं क्या हैं, किस पे ये थ्योरी बेस कर रही है. First assumption is there is perfect competition. Product and factor markets in participating countries are categorized by perfect competition. ठीक है, तो फैक्टर मार्केट में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है. सेकेंड इज़ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैव फुल्ली एम्प्लॉयड द रिसोर्सेज, है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जा रहा है. Third is there is perfect mobility of factors of production within the country but immobile between countries. फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, perfect mobility of factors of production within the country, है ना, जैसे कि जो फैक्टर लिया है within country इसलिए आ जा सकते हैं, और इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में आने जाने में दिक्कत होगी. देन फोर्थ इज अजम्पशन क्वालिटीज़ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइडेंटिकल. जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन फैक्टर की जो क्वालिटीज़ है वो आइडेंटिकल होगी, यानी मिलती जुलती होगी. The next factor assumption is factor endowments like capital and labor are disproportionate, असंगत होंगे, है ना. The next is participating countries adopt similar technologies. जो इसमें दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं वो टेक्नोलॉजीज़ का जो यूज़ कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सिमिलर होगा, मिलती जुलती टेक्नोलॉजीज़ होगी. द नेक्स्ट अजम्पशन इज़ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस सच एज डिमांड पैटर्न रिमेन सेम इन बोथ कंट्रीज़, है ना. डिमांड पैटर्न जो होगा सेम होगा, रिमेन सेम इन बोथ कंट्रीज़. द नेक्स्ट अजम्पशन इज देयर इज़ नो बैरियर टू ट्रेड सच एज देयर एग्जिस्ट फ्री ट्रेड, है ना. वहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्री ट्रेड है, किसी तरह का कोई भी बैरियर्स नहीं, कोई रोकथाम नहीं है, किसी तरह की गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है. देन लास्ट अजम्पशन इज फैक्टर इंटेंसिटी बिटवीन गुड्स वेरीज, है ना, जैसे कि वन कंट्री मे बी कैपिटल इंटेंसिव एंड अदर मे बी लेबर इंटेंसिव. सो हेक्सर-होलिन के अनुसार व्यक्तियों की तरह ही डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रोडक्शन रिसोर्सेज यानी जो साधन हैं उनमें भिन्नताएं होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं. ईच कंट्री के रिसोर्सेज उस कंट्री को नेचर द्वारा दिए गए फ्री गिफ्ट है ना, वो नेचुरल है, नेचर ने उसे दिया है, फ्री ऑफ गिफ्ट है. तो ओहलिन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओहलिन, नेचुरल रिसोर्सेज में डिफ्रेंशिएट की वजह से ही किसी भी कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज यानी तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है और उसके बेसिस पर इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है. तो इस थ्योरी के भी जैसे कि और थ्योरीज़ हमने देखी, उनके बहुत सारे लिमिटेशंस थे और थिंकर्स ने उसे क्रिटिसाइज़ किया कि क्या क्या कमियां थी. तो इस थ्योरी के भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे, लेकिन ये थ्योरी काफ़ी वर्केबल रही है. तो इसके हम क्रिटिसिज्म देखते हैं. जो मेन क्रिटिसिज्म है, दिस थ्योरी इज़ स्टैटिक इन नेचर, स्थिर है नेचर में, और इट्स फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमी वुड गेट अफेक्टेड इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन प्रोडक्शन कंडीशन, है ना. प्रोडक्शन कंडीशन में अगर चेंजेस हो रहा है तो क्या होगा, कैसे होगा, ये एक्सप्लेन नहीं कर रही है इकोनॉमी में कैसे कैसे चेंजेस होंगे. देन सेकेंड इज़ द थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लाइक परफेक्ट कंपटीशन, है ना, कि परफेक्ट कंपटीशन होता है मार्केट में, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरी तरह से 100% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है. ये सारी चीज़ें अनरियलिस्टिक हैं. बट डिस्पाइट इट्स ड्रॉबैक्स दिस थ्योरी हैज़ सर्टेन मेरिट्स आल्सो, है ना. अब मेरिट्स क्या है इसके कि इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर क्लासिकल थ्योरीज. इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन फॉरेन ट्रेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स एंडाउनमेंट, है ना, कि नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन सा फैक्टर कहाँ पे ज़्यादा है तो उस हिसाब से वो प्रोडक्शन करे और ट्रांजैक्शन करे. तो सेकेंड इज एचओ थ्योरी correctly pinpoint that it is the differences in the final prices of a commodity between countries which forms the basis for international trade,
forms the basis for international trade. So despite the criticism, the Ohlin theory of international trade is definitely an improvement over the classical theory. क्लासिकल थ्योरी आपकी कौन कौन सी थी? रिकार्डियन थ्योरी थी, एडम स्मिथ थ्योरी थी, तो उस पर इनका जो इन्होंने दिया था हेक्सचर ओलिन ने, बेशक ये इम्प्रूवमेंट था जो क्लासिकल थ्योरी थी उस पर, है ना. इन्होंने इम्प्रूव वर्जन या इम्प्रूव थ्योरी थ्योरम को प्रेजेंट किया था. सो over the classical theory as it attempts to explain the basis of international trade in the general equilibrium setting.